Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel तो पहले एक बार जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मुझे पता है आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी लगने वाली है. So now without wasting any time, let us see what we will do in today's video. तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने आप सबके आगे एक क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पर. उस क्वेश्चन को रीड करते हैं और आज हम वही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. ओके. So, what is the question? Derive an expression for the torque experienced by an electric dipole when it is kept in uniform electric field. Okay. So, this is the derivation that we will be doing today. कि हमें क्या करना है, हमें बताना है एक एक्सप्रेशन कि कितना टॉर्क जो है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगेगा जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू टुडे. करेक्ट, इजी. चलो, नाउ अब इसके अंदर वी विल बी यूजिंग a few definitions that we did कि एक डाइपोल जो होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है और एक चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है. तो ये सब जो है हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं. तो अगर आपको अब तक ये नहीं पता है, ये वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है आपको, तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं. मैं जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ओके. चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. तो हमारे पास क्या है, द डेरिवेशन इज कि हमें टॉर्क निकालना है. कब निकालना है? जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या रखा है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. सो अब सारे के सारे बच्चे जो हैं इस फिगर को देखेंगे. ठीक है, इस फिगर को सब देख सकते हैं. तो यहाँ पर सबको दिख रहा है दैट मेरे पास एक डाइपोल है. कूल, मेरे पास एक डाइपोल है और ये जो डाइपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सब देख सकते हैं क्या है. सो लेट मी यूज द लेजर ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये एरोज बता रही हैं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ ये है. एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास डाइपोल है जो कि -q और +q. ये जो हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. यही तो हमारा क्या है, यही हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है. तो अब हमें क्या करना है, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालना है जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब कौन सा जो बच्चा है मुझे बता सकता है कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी. सो द डायपोल मोमेंट्स डायरेक्शन, अगर मुझे डायपोल मोमेंट पी वेक्टर की डायरेक्शन देखनी होती है तो पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, -q से +q चार्ज, द डायरेक्शन, राइट. यही होती है डायरेक्शन. तो इस फिगर के अंदर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर will be this is the direction of the dipole moment vector from -q to +q. एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं p वेक्टर. ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं p वेक्टर से. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट द एंगल मेड बाय द p वेक्टर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है एक तरीके से, है ना. ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. एंड एंगल between p vector and the electric field vector is theta. सो हमने ये चीज बोली है कि अगर मेरा p वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये केस है, तो इस केस में जो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन सबको पता है. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिस्टेंस, ऐसे ही करते हैं. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग टॉर्क निकालते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास दो चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है. ठीक है, जो दो चार्जेस मेरे पास रखे हैं -q एंड +q, उसके ऊपर फोर्स कितना एक्सर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. ये हम फाइंड करते हैं. सो लेट अस राइट what is the force experienced by -q charge due to electric field
तो हमें ये निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमें ये निकालना है। अब अगर बच्चों को याद हो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन कैसे लिखी थी, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी थी E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यही डेफिनेशन लिखी थी। तो अगर मुझे यहाँ से फोर्स लिखना है, इफ आई वांट टू राइट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हो जाता है क्यू ई। फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हो जाता है क्यू ई। सो आई कैन राइट दैट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई। अब नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी, ठीक है। सो 2 मिनट का पेशेंस। एंड व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस क्यू चार्ज, इट विल बी क्यू ई, क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्ट कर रही है दैट इज ई। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं लिखा चार्जेस के आगे, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा बिकॉज हमें क्या करना है, हमने जो है उस नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को इंक्लूड करना है जब मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखूं, ठीक है। तो आई विल बी यूजिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि किस डायरेक्शन में जो है आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए करा है। उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज नहीं करा है। आई होप सबको ये इतना यहाँ तक समझ आ गया हो। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि कितना जो है फोर्स की डायरेक्शन क्या है दोनों चार्जेस में, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू पे। तो पहले सारे बच्चे फिगर के अंदर माइनस क्यू चार्ज को देखेंगे, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्ज पर क्या होगा, जो फोर्स होगा दैट विल बी क्यू ई, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब इसको समझना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। और यहाँ पर पक्का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। आई होप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो उसकी वजह से इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो इस पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, it should be it should be in this direction. Why? क्योंकि मुझे पता है कि माइनस क्यू चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। तो फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा क्यू ई। तो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है माइनस क्यू चार्ज, इट इज इन विच डायरेक्शन, इट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर माइनस क्यू चार्ज कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रख रही है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स होगी। इस पॉइंट को अपने दिमाग में हम घुसा लेंगे अभी, ठीक है, लॉक कर लेंगे इसको, हम लोग अपने दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब जो ये फोर्स लग रही है ये लग रही है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सब बच्चे इस एक्सप्रेशन के साथ उसका फोर्स का डायरेक्शन लिख लेंगे, कि ये जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स लग रही है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। तो अब अगर प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज को देखेंगे सारे बच्चे फिगर में, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो नीचे बनाया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज ऊपर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। So what will be the direction of the force? The direction of the force will be this. And what will be the magnitude? The magnitude will be QE. Got it?
सो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या हुई, इसकी डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब ऐसा एक सिस्टम है जिसके दो एंड्स पर फोर्सेस लग रहे हैं, और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो हम लोग एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ, आई होप आप सबने ये लिख लिया हो। अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू राइट लिंक्स बिटवीन द स्टेप्स। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप पर कैसे जा रहे हो। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज जो आपने समझा है उसको आप अपने वर्ड्स में एग्जामिनर तक कन्वे करो कि अब हम लोग इस स्टेप से हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, तो वर्ड्स में लिख के आपको एग्जामिनर को बताना है, तभी आपको डेरिवेशन में फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आप क्या करोगे, सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स दे दोगे, बीच के वर्ड्स नहीं दोगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे वर्ड्स में, तो क्या होगा, एग्जाम में मार्क्स काट लेगा। क्योंकि डेरिवेशन का मतलब ही यही है कि आपको स्टेप्स को समझाना है कि आपने ये स्टेप निकाला, इसके बाद आपको ये समझ आया, फिर आपने ये स्टेप निकाला, इससे आपको ये समझ आया। ठीक है, तो यू ऑलवेज नीड टू कीप द वर्ड्स, आपको वर्ड्स अपने डेरिवेशन में बहुत सारे लिखने हैं। ठीक है, चलिए, सो हम क्या लिखेंगे, सिंस these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। क्या है हमारे पास, दो फोर्सेस हैं जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट है डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमें यहाँ से पता चलता है therefore, ओ therefore नॉट, यहाँ सी नहीं आएगा, therefore the net force on the electric dipole, what will be the net force, what will be the net force, it will be F1 plus F2। ये जो दो फोर्सेस हैं F1 plus F2 का सम होगा, ये दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। so what should be the net force, the net force should be 0, right? The net force on the electric dipole due to electric field E is equal to 0। So this is very important point। ठीक है, नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर 0 है। तो अगर किसी एक बॉडी के ऊपर, किसी एक सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, तो उससे क्या पता चलता है हमें, दैट वो बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगी, वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, इट विल नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, इट विल नॉट ट्रांसलेट। सो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स when placed in an electric field does not translate। It does not translate। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ साथ आगे नहीं जाना शुरू हो जाएगा। इट विल नॉट ट्रांसलेट। और ये बात हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि जो नेट फोर्स है ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज 0, सो इट डज नॉट ट्रांसलेट। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया हो कि हमने ये चीज कैसे निकाली कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो ट्रांसलेट नहीं 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 करेगा। ठीक है, चलो, बट वो ट्रांसलेट नहीं करेगा क्योंकि फोर्स 0 है। लेकिन लेकिन it is a very important point that the two forces which are equal and opposite in direction, magnitude equal है, direction opposite है, and they are separated by some distance, है ना, the two forces are separated by some distance। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये फोर्स मेरे पास QE है, ये फोर्स मेरे पास QE है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है एंड दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, है ना। जो दो फोर्सेस है वो लेंथ ऑफ द डाइपोल से सेपरेटेड है। सो व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा केस आ जाता है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस जो है वो क्या है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसकी वजह से सिस्टम के ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है ना। क्लास 11th की फिजिक्स सबको याद है। बट व्हाट विल हैपन, अ टॉर्क will be experienced by the dipole, a torque will be experienced by the dipole। क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्योंकि वो सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इस वजह से एक टॉर्क एक्ट करेगा, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे, क्यों एक्ट कर रहा है, अ टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल, क्यों, बिकॉज the two forces acting on the dipole are पहले हम इक्वल लिखते हैं, आर इक्वल in magnitude and opposite in direction। ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है, कि वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और क्या है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको हमने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज 2a। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, या फिर आप इसकी जगह और क्या लिख सकते थे, आप इसकी जगह लिख सकते थे बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइंस, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते थे क्योंकि वो डिफरेंट लाइंस के अलोंग एक्ट कर रही है, या फिर आप ये लिख सकते हैं दैट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। सो नाउ ये जो टॉर्क है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्लास 11th में सबने पढ़ा है, तो हम लिखते हैं टॉर्क ऑन डायपोल दैट इज इक्वल टू द फोर्स, किसी भी एक कंपोनेंट, ठीक है, दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। सो कोई भी फोर्स, जो दो फोर्सेस लग रहे हैं मेरे पास, उसमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग टॉर्क। तो चलो जल्दी से देखते हैं व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन विल बी, ओके, तो अब हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो फोर्सेस QE एंड QE, एंड हमें क्या चाहिए, हमें दोनों लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का मतलब दोनों जो हमारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिए, यानी कि हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, ठीक है। हम किस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं, जो दो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, किसके बीच में इंटरेस्टेड हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the two lines of forces। What are the two lines of forces? The two lines of forces are this and this। ये मेरे two lines of forces है, यही है ना। और मुझे अगर इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हम कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, वी विल यूज दिस डिस्टेंस, हम लोग इस डिस्टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग ये वाला डिस्टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग दिस डिस्टेंस बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम किसमें इंटरेस्टेड है, in the perpendicular distance between the two lines of forces। and what is the perpendicular distance, दोबारा से सुनेंगे, दोबारा से देखेंगे, the perpendicular distance is this,
ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड दीज वाज द टू लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये हमारी दो लाइंस ऑफ फोर्सेस थी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस। ये हमारा क्या है? ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नाउ व्हाट वी विल सी दैट, ओके, तो हमें ये वाला जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग नेम कर लेते हैं पहले अपने ट्रायंगल्स को। जब हम लोग अपने ट्रायंगल्स को नेम करेंगे, सो लेट मी कॉल दिस ट्रायंगल एज, दिस पॉइंट एज ए, दिस पॉइंट एज बी एंड दिस पॉइंट एज सी। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारे एबीसी पॉइंट्स हैं। अब आप देखेंगे अगर ये एंगल थीटा है, अब सारे फिगर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फिगर को देखेंगे सब ध्यान से। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी हमारे पास होगा थीटा, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा? दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। सो दिस इज आर थीटा एंगल। अब इस एंगल को देखेंगे, थीटा एंगल को, और किसको देखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे, ठीक है। एबीसी को देख रहे हैं सारे बच्चे, ट्रायंगल को एबीसी को। तो ये जो ट्रायंगल एबीसी है, अगर इस ट्रायंगल एबीसी में मैं साइन थीटा फाइंड करूं, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज माय एसी एंड हाइपोटेन्यूज इज माय AB। और AB क्या है? AB इज एक्चुअली 2A, है ना। AB हमारा क्या है? 2A, which is the length of the dipole. So यहाँ से I can write that AC is equal to 2A sin theta। सबको समझ आ रहा है हमने कैसे लिखा AC is equal to 2A sin theta? मैंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बताया आपको, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो AC क्या है? AC जो है मेरा वो है 2A sin थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को जब मैं यहाँ पर पुट करूंगी, मेरे फोर्स की वैल्यू क्या थी? फोर्स था हमारे पास QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस ऑफ द फोर्सेस इज व्हाट? इट इज 2A sin थीटा, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2A sin थीटा। गॉट इट? अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग Q इंटू 2A को इकट्ठा कर देते हैं। तो Q इंटू 2A को मैं एक साथ ले जाती हूँ, E को मैं इधर कर देती हूँ, और साइन थीटा को मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा है? मैंने बस उनको इधर उधर कर दिया। अब Q इंटू 2A क्या? Q इंटू 2A क्या है? तो मेरे जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए कि मैम ने कुछ दो वीडियोस पहले बताया था कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है ना, डायपोल मोमेंट वो क्या होता है? चार्ज इंटू द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो अगर मुझे इस डायपोल का डायपोल मोमेंट लिखना है जो हमने इस क्वेश्चन में कंसिडर करा है, इट विल बी चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डायपोल व्हिच इज Q इंटू 2A। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा जो है वो डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ पर Q इंटू 2A को इस एक्सप्रेशन में क्या लिख सकती हूँ? P लिख सकती हूँ। सो आई कैन राइट दैट द टॉर्क ऑन द डायपोल इज इक्वल टू P इंटू E साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या है? P इंटू E साइन थीटा। अब टॉर्क जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या होती है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और मुझे इस वेक्टर क्वांटिटी को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज लिखना है, बिकॉज दिस P इज ऑल्सो अ वेक्टर एंड दिस E इज ऑल्सो अ वेक्टर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? और ये क्या है? ये साइन थीटा है। तो बच्चे समझ गए मैम किस डायरेक्शन में जा रही है, कि मेरे पास क्या है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये क्या होता है? दिस इज एक्चुअली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। सो आई कैन राइट द टॉर्क जो एक वेक्टर क्वांटिटी है एज टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है
और मुझे उसको एज अ प्रोडक्ट लिखना है ऑफ टू अदर वेक्टर क्वांटिटीज विच इज पी एंड ई। और ये मैं कैसे लिख सकती हूँ अगर मेरे पास उसके मैग्नीट्यूड में साइन थीटा का एक्सप्रेशन बैठा है? मैं लिख सकती हूँ तब ये चीज जब मेरे पास वहां पर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तभी लिख सकती हूँ। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई एंड दिस इज द टॉर्क विच इज experienced by the dipole moment P when it is placed in the external electric field E. Okay? So ये हमने यहाँ पे क्या निकाला है, इसको हम लोग यहाँ बंद कर देंगे डब्बे में। और ये डब्बा है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का डब्बा, कि जो टॉर्क है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल मोमेंट P when it is placed in an external electric field E. Okay, so this is what? This is the torque experienced by the dipole moment. Got it? So ये जो है हमारा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बी इट योर सीबीएसई एग्जाम, आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम हो गया। बी इट योर एंट्रेंस एग्जाम्स, आप देखेंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में ऑब्वियसली आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बट क्योंकि मैंने बोला है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप आईआईटी जेईई देना चाहते हैं, आप नीट देना चाहते हैं, सीयूईटी देना चाहते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एग्जाम। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब सबको लगेगा कि डेरिवेशन तो कंप्लीट हो गई, तो बस छुट्टी हो गई आज की क्लास की, है ना? अब तो बस वीडियो खत्म और अब कल देखेंगे नई वाली वीडियो। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन से क्या फिजिकली समझ सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन? आपको क्या समझ आता है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन? अब हम लोग वो देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो टॉर्क है that is equal to P क्रॉस E। और जो ये टॉर्क है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ E इनटू साइन थीटा, राइट? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, और थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा सब बच्चों को पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द P वेक्टर एंड द E वेक्टर। तो मेक अ नोट एवरीवन, इन योर नोट्स मेक अ नोट, अपने नोट्स में एक नोट बना लीजिए। ठीक है, क्या नोट होगा वो? अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे। ठीक है, क्या केसेस देखेंगे? दैट व्हाट इफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या समझते हैं आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तभी थीटा जो है वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। सो सपोज दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और जो मेरा डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मेरा जो डायपोल मोमेंट है, जो डायपोल है वो कुछ इस तरीके से रखा है। यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई कुछ ये। और ये केस है जब डायपोल मोमेंट इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, कि वो उसके साथ क्या कर रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है डायपोल मोमेंट। तो उस केस में जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि अब उनको टॉर्क निकालना है इस केस में। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? इट वुड बी पी इंटू ई साइन 0 डिग्री। और साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो होता है 0। सो द टॉर्क इन दिस केस इज 0। तो इस केस में जो टॉर्क लगेगा डायपोल के ऊपर वो क्या लगेगा? दैट विल बी 0। ठीक है, सो द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ डायपोल जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही रखा हुआ है, इट इज
facing in the same direction as that of the electric field, the torque will be zero. ठीक है, so this is a very important point जो आपको क्या करना है, याद रखना है. Now let us say theta is equal to 180 degree. theta is equal to 180 degree का क्या मतलब है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का ये मतलब है कि अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो डायपोल है वो क्या है, वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. यानी कि अगर कुछ इस तरीके से रखा है आपका डायपोल कि जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. द डायपोल मोमेंट इज in the opposite direction as that of the direction of electric field. तो इस केस में आपका टॉर्क क्या होगा, इस केस में आपका टॉर्क होगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री. तो इस केस में साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है. तो इस केस में आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, इस केस में भी आपका टॉर्क हो जाएगा जीरो. ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर कुछ इस तरह की कंडीशन है कि आपका जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है, दोनों केसेस के अंदर जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा डायपोल दैट विल बी जीरो. ठीक है, दोनों केसेस में जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो दोनों केसेस में होगा जीरो. ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो टॉर्क होगा जीरो एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डायपोल मोमेंट. वो इधर भी नहीं घूमेगा, वो इधर भी नहीं घूमेगा, वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ टॉर्क ही नहीं लग रहा. अगर टॉर्क ही नहीं लग रहा तो वो क्यों रोटेट करेगा इधर उधर, है ना, टॉर्क ही नहीं लग रहा. तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये दो कंडीशंस है इनको हम लोग बोलते हैं अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, तो ये जो दो कंडीशंस है हमारी, इन दोनों कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ठीक है, ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं. और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं इनको क्या करना है, इसमें हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल. वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा जो है वो स्टेबल है और कौन सा जो है वो अनस्टेबल है. ठीक है, वो हम लोग अभी नहीं कर रहे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है उसके ऊपर टॉर्क होगा जीरो, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो टॉर्क होगा जीरो. और क्योंकि दोनों पर टॉर्क जीरो है तो ये क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है. गॉट इट. चलो अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द लास्ट पॉइंट, एंड पक्का इसके बाद हम लोग रैप करेंगे. ठीक है, ओके, सो द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज that what if the theta is equal to 90 degree. What do you understand by theta is equal to 90 degree? कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका डायपोल रखा है वो कैसे रखा है, वो यहां से यहां रखा है सपोज. ठीक है, यानी कि जो आपका डायपोल है वो क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस केस में योर टॉर्क विल बी व्हाट, द टॉर्क विल बी, वेट, योर टॉर्क विल बी टी ई sin 90 degree. Sin 90 degree is 1. So torque will be PE. The torque will be what? The torque will be PE. Okay. And ये जो आपका टॉर्क है PE, ये क्या चाहेगा, ये टॉर्क चाहेगा, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा. So the direction of this torque, this is very important. What will be the direction of the torque? अब मुझे पता है कि टॉर्क एक्चुअली क्या है. टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ योर डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है. और क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई वेक्टर है r और वो क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b का, सो हम लोग ये बोलते हैं कि जो डायरेक्शन है r की, जो डायरेक्शन है r की वो क्या है, इट विल बी perpendicular to the direction of A and B. वो A और B दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा. R जो है वो क्या करेगा,
वो ए और बी दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये हम लोग जो है कैसे करते हैं, हम लोग पी पर अपना हैंड रखेंगे इस तरीके से सब फिगर के अंदर। ओके, आप सब फिगर को देख सकते हैं, है ना। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करिए, थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कैसे देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा है पी वेक्टर और ये जो है हमारे ई वेक्टर। ठीक है, अब साथ साथ स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो एवरीवन टेक योर राइट, शो मी योर राइट हैंड, एवरीवन रेज योर हैंड, राइट वाला हैंड रेज करेंगे। इस राइट हैंड को आप क्या करेंगे, इस वाले इस चीज को, ठीक है, ये जो आपका क्या है थंब का ऑपोजिट वाली चीज है, इसको आप क्या करेंगे राइट हैंड के पी वेक्टर के अलोंग रखेंगे। पहले पी वेक्टर आ रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आप क्या करेंगे पी वेक्टर के अलोंग इसको जो है रखेंगे। सो मैं जो है इस पी वेक्टर को जब पी वेक्टर के अलोंग रखती हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ, है ना। आप भी पी वेक्टर के अलोंग रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक है, इसको रख लिया आपने। अब ए क्रॉस बी है, पी क्रॉस ई है, तो सेकंड वेक्टर क्या है, सेकंड वेक्टर है ई। तो अब क्या करेंगे आप, आपने जो ये अपना हैंड रखा है इसको ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे। ई क्या है अपवर्ड, तो मैं अपने हैंड को क्या करूंगी अपवर्ड रोटेट करूंगी। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं इसको अपवर्ड रोटेट कर रही हूँ, सबको दिख रहा है क्या कर रही हूँ। सो पी के अलोंग रखा था, ई की डायरेक्शन ऊपर की साइड है, तो क्या कर रही हूँ मैं अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर। तो जब मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करा, टी पर रखकर अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करा, तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब फेस करेगा, जिस डायरेक्शन में मेरा थंब फेस करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ माय टॉर्क। क्या सबको समझ आ गया। तो अब अगर मैं अभी अपना हाथ देखूंगी तो आपको नहीं दिख रहा, बट मैं हल्का सा ऐसे करके दिखाती हूँ कि मेरा जो थंब है वो एक्चुअली मेरी डायरेक्शन में है ना, इट इज आउटवर्ड। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो दैट इज आउटवर्ड द स्क्रीन। अगर आप अपने पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी आउटवर्ड द पेपर, है ना, पेपर से बाहर निकलता हुआ है डायरेक्शन। ओके, वो क्या है, पेपर से बाहर निकलता हुआ डायरेक्शन है। सो दैट विल बी व्हाट, सो द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल एक्चुअली लुक समथिंग लाइक दिस। सो लेट मी टेक अनदर, अगर ये मेरा z एक्सिस है तो वो क्या है आउटवर्ड है। ठीक है, इट इज कमिंग आउट, बाहर निकल रहा है वो पेज से। गॉट इट। तो कैसे देखेंगे डायरेक्शन, टी के अलोंग पर अपना हैंड रखेंगे, राइट वाले को यूज करेंगे, यूज योर राइट हैंड। टी के अलोंग रखेंगे इस तरीके से, किसको रखेंगे इस चीज को रखेंगे, थंब को नहीं रखेंगे, थंब के ऑपोजिट वाली चीज को रखेंगे। ठीक है, टी के अलोंग रखेंगे, ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ई की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा उस डायरेक्शन में जो है आपका टॉर्क लगेगा। और अभी वो डायरेक्शन क्या है, दैट इज आउटवर्ड द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है ना। अगर आप पेज पे ड्रॉ कर रहे हो तो दैट विल बी आउटवर्ड द पेज। ओके, सो द डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। और मैंने आपको डायरेक्शन निकालनी भी सिखा दी है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने ये इतने सारे एरोज ड्रॉ तो कर दिए हैं, बट एक्चुअल में ये मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन जो है वो दिखाने के लिए इतने सारे एरोज ड्रॉ करे हैं। ठीक है, सो ये जो डायरेक्शन है टॉर्क की आपको समझ आ गई, क्या होगी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द पी एंड ई वेक्टर। फाइन, got it, and that is what, that is outward the screen. So in 2 minutes what we did in this class, अब मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में एक छोटी सी समरी दे दूंगी। सो सॉरी, what was the summary, the summary सबसे पहले हमें क्या करना था, we had to derive an expression for the torque experienced by an electric dipole when it is kept in uniform electric field। तो हमने पहले डेरिवेशन करी, जब हमने डेरिवेशन करी तो हमने देखा कि जो मेरा टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो आया P क्रॉस E। और फिर उसके बाद हमने सीखा डिफरेंट केसेस के अंदर टॉर्क क्या आएगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट पर। और फाइनली हमने क्या सीखा, फाइनली हमने सीखा
कि हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमने क्या सीखा कि हम टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो विल एंड द क्लास टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना, क्योंकि वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैम ये वीडियो बहुत अच्छी थी, हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले एक बार जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, मैम बहुत मेहनत करती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू so much for watching everyone and I will see you all in the next class. Okay, so bye bye till then.